और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेल इन जनरल स्टडीज़ पर। दोस्तों कल हमने एनवायरनमेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसमें हमने आपको ग्रीन हाउस के बारे में बताया था और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में बताया था। आज हम देखेंगे कार्बन फुटप्रिंट। पहले हम कार्बन फुटप्रिंट की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको ये बताऊँगा कि कार्बन फुटप्रिंट बढ़ने से पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है और ह्यूमन बीइंग्स को क्या नुकसान हो रहा है, मानव के ऊपर क्या नकारात्मक प्रभाव उसके पड़ रहे हैं और क्यों जरूरी है कि कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए। कार्बन का जो उत्सर्जन इन्वायरमेंट में हो रहा है, पर्यावरण में हो रहा है, उसको कम करना क्यों जरूरी है और ऐसे कौन से स्टेप्स है जिसकी मदद से हम कार्बन के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं और पर्यावरण को बेहतर करने में योगदान कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट होता है जैसे हम अपने दैनिक जीवन में सुबह से शाम तक बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे पर्यावरण में कार्बन का उत्सर्जन होता है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोयले से, नेचुरल गैस से, ऑयल से। तो जो इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट्स में बनती है और थर्मल पावर प्लांट्स में जो ऊष्मा के लिए यूज होता है फॉसिल फ्यूल्स का या फिर कोयले का, कोयला भी एक फॉसिल फ्यूल है, कोयले का होता है या प्राकृतिक गैस का होता है या तेल का होता है, ऑयल का। तो जो उसको जलाने से ऊष्मा बनाते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में, तो उस प्रोसेस के दौरान इन्वायरमेंट में कार्बन रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, जो चिमनी से धुआं उठता है उसमें भी कार्बन होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसमें और कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस होती है। तो हम बिजली का जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतनी ज़्यादा बिजली बनानी पड़ेगी। बिजली बनाने से थर्मल पावर प्लांट्स में कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। फिर अगर हमें ऑफिस जाना है तो हम कार का यूज करते हैं, मोटरसाइकिल का यूज करते हैं या बाइक का यूज करते हैं। बाइक में भी फॉसिल फ्यूल्स का यूज होता है, या तो डीजल से चलेगी या पेट्रोल से चलेगी। इलेक्ट्रिक कार्स तो अभी ज़्यादा है नहीं इंडिया में, मुश्किल से 1-2% इलेक्ट्रिक कार्स होगी। तो कार में भी पेट्रोल का यूज होता है, डीजल का यूज होता है, उससे भी इन्वायरमेंट में कार्बन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब ऐसे ही वनों का विनाश हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो पेड़ काटने से क्या होता है कि पेड़ जो है, वन जो है, फॉरेस्ट जो है, ये कार्बन सिंक का काम करता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो ये कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो जब हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो कार्बन सिंक कम हो जाएगा, तो कार्बन को जो ये एब्जॉर्ब करने की क्षमता है फॉरेस्ट्स की वो कम हो जाएगी। तो इस टाइप की हम जितनी भी गतिविधियां करते हैं उनसे इन्वायरमेंट में कार्बन का उत्सर्जन होता है। जैसे एक और प्राकृतिक क्रिया है, हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं ऑक्सीजन की मदद से। तो हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो उससे भी कार्बन रिलीज होती है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कार्बन फुटप्रिंट की। कार्बन फुटप्रिंट, ए कार्बन फुटप्रिंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन दैट आर जनरेटेड बाय आवर एक्शंस। तो जो हम दिन भर में क्रियाएं करते हैं, जितने भी हम दिन भर में एक्शंस करते हैं सुबह से शाम तक, उससे जितना भी कार्बन या जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज इन्वायरमेंट में रिलीज होती है उस टोटल अमाउंट को बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। ये टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो हमारे एक्शंस से एक पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे हमें एक दिन का कार्बन फुटप्रिंट देखना है तो हम एक दिन की कैलकुलेशन करेंगे कि हमने सुबह से शाम तक कितनी ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन किया या कितनी ग्रीन हाउस गैसेज को पर्यावरण में उत्सर्जित करने में योगदान दिया। अगर हम एक सप्ताह का देखना है कि एक सप्ताह का किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट कितना है, तो फिर एक सप्ताह की कैलकुलेशन करेंगे कि एक सप्ताह में टोटल कितनी ग्रीन हाउस गैसेज एक पर्टिकुलर मनुष्य ने उत्सर्जित की या उत्सर्जित करने में योगदान दिया। ठीक है, ऐसे ही एक साल का देख सकते हैं, 6 महीने का देख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज कोई पर्टिकुलर आदमी रिलीज करता है, जनरेट करता है, उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। समझ गए कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? अब देखो ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है। ग्रीन हाउस गैसेज है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस होती है।
वाटर वेपर H2O, जल वाष्प, ये ग्रीन हाउस गैस होती है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस होती है CH4। N2O नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी ग्रीन हाउस गैसेज होती है। ओजोन भी थोड़ा योगदान करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ओजोन O3। ऐसे सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, तो ये सब होती है ग्रीन हाउस गैसेज। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2O जलवाष्प, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, O3 ओजोन और SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो ये सब गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती है। तो इन सब गैसों का जितना उत्सर्जन एक मनुष्य एक पर्टिकुलर अवधि में करता है, वो एक दिन भी हो सकता है, एक सप्ताह भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं, या 1 साल भी हो सकता है, तो उसको उसका कार्बन फुटप्रिंट बोलेंगे कि इस आदमी का 1 वर्ष में इतना कार्बन फुटप्रिंट है जितनी ग्रीन हाउस गैसेज का उसने उत्सर्जन किया। मतलब उत्सर्जन करने या तो डायरेक्ट उत्सर्जन किया, मतलब डायरेक्ट किसी एक्टिविटी में भाग ले रहा है, डायरेक्ट कोई उसका एक्शन ऐसा है जैसे गाड़ी चला रहा है तो उससे ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन हो रहा है, कार का यूज कर रहा है या मोटरसाइकिल का यूज कर रहा है, या फिर किसी वन का विनाश कर रहा है तो उसकी वजह से भी जो कार्बन एब्जॉर्ब हो सकता था वो कार्बन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो उसकी ये भी उसकी क्रियाविधि की वजह से हुआ। या अगर इनडायरेक्टली भी वो किसी ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में योगदान देता है तो उसको बोलेंगे कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये देखो, एवरेज कार्बन फुटप्रिंट एक आदमी का यूएसए में 16 टन है। यूएसए की बात कर रहा हूँ मैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन से कार्बन के उत्सर्जन में बहुत ज़्यादा योगदान देता है, चीन भी और संयुक्त राज्य अमेरिका भी। तो उसका 16 टन है वहाँ पर एक आदमी का। ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, और ग्लोबली जो एवरेज है कार्बन फुटप्रिंट का वो है 4 टन। मतलब अगर हम पूरे विश्व का औसत निकालते हैं कि एक आदमी कितना योगदान कर रहा है, कितनी ग्रीन हाउस गैसेज को रिलीज कर रहा है, तो जो ग्लोबली एवरेज है कार्बन फुटप्रिंट का वो 4 टन है। अमेरिका में 16 टन है, तो अमेरिका करीब 4 गुना ज़्यादा, जो ग्लोबल एवरेज है, ग्लोबल एवरेज से 4 गुना ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट है अमेरिका में। मतलब एक अमेरिकन व्यक्ति, एक अमेरिकन पर्सन ग्लोबल एवरेज से 4 गुना ज़्यादा कार्बन रिलीज कर रहा है, कार्बन या ग्रीन हाउस गैसेज, तो उसका कार्बन फुटप्रिंट ग्लोबल एवरेज से 4 गुना ज़्यादा है। अब इसकी वजह से, कार्बन की वजह से क्या होता है, कल मैं आपको बताया था ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस ऐसे होता है कांच या प्लास्टिक का बना हुआ, तो ये सूर्य से आने वाली जो शॉर्ट वेवलेंथ का प्रकाश होता है उसको अपने से ट्रांसपेरेंट होता है, उसके लिए गुजर जाने देता है, और जब पृथ्वी रिलीज करती है लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट को तो उसको ये रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी पर ही वापस भेज देता है या ग्रीन हाउस के अंदर ही रहता है। तो इसकी वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो ये तो मैं आपको बताया था ग्रीन हाउस के लिए, जो कांच या प्लास्टिक का होता है। जैसे कार के अंदर भी आप देख सकते हैं, जैसे कार को हम 2 घंटे अगर धूप में खड़ी कर दें तो जब हम कार के अंदर बैठते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि बाहर की तरफ टेम्परेचर कम है, कार के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है। तो उसका रीज़न यही होता है कि जो कार के शीशे हैं उनसे सूर्य का प्रकाश अंदर तो आ सकता है, पर जब अंदर के कार के पार्टिकल से, कार के सरफेस से, तो कार की सीट से रिफ्लेक्ट होके जब वो इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में रेडिएट होता है तो शीशा जो होता है कांच, वो उसको अपने में से गुजरने नहीं देता है, तो वो प्रकाश कार के अंदर ही रहता है, तो कार में टेम्परेचर बढ़ जाता है, कार के अंदर टेम्परेचर अधिक रहता है। तो हम एकदम कार के अंदर घुसते ही एसी ऑन करते हैं क्योंकि हमें गर्मी लग रही होती है, तो उसका कारण भी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ही होता है। तो जैसे कार है, कार से बंद शीशों के अंदर हम बैठे हैं, तो इसी टाइप का ग्रीन हाउस होता है ठंडे देशों में पौधों को उगाने के लिए। तो जो ये गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज, जो मैं आपको ऊपर बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये ग्रीन हाउस गैसेज, ये ग्रीन हाउस गैसेज भी जैसे ये है इन्वायरमेंट में, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, सपोज ये N2O का मॉलिक्यूल है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो ये भी क्या करते हैं कि ये सन है, मान लिया ये सन है, सन से शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट आई, शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट आई पृथ्वी पर दिन के समय में, तो ये इसको ये अपने में से गुजर जाने देते हैं, इसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, ये अपने में से गुजर जाने देते हैं। ठीक है,
अब अर्थ पे ये सनलाइट आ गई, ये हर्डल नहीं बने इनके लिए ग्रीन हाउस गैसेस के मॉलिक्यूल। अब जब अर्थ से ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई रात के समय, दिन में तो अर्थ ने इनको एब्जॉर्ब कर लिया था सूर्य के प्रकाश को, अब ये सूर्य का प्रकाश जब रात के समय उत्सर्जित होता है, ये पृथ्वी से उत्सर्जित हुआ, तो जो ये उत्सर्जित होता है ये लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में होता है। तो इन इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए ये ग्रीन हाउस गैसेस के मॉलिक्यूल ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को। पृथ्वी जो जिस ऊष्मा का उत्सर्जन करती है वो लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में होता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस के मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन है इसको हमें कम करना है। अल्टीमेटली हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। कार्बन फुटप्रिंट कम होगा तो एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम होगा। ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ गए कार्बन फुटप्रिंट। अब एक सेकंड में इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद में हम देखते हैं आगे। आप ये भी समझ गए कि अमेरिका में 4 गुना ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट है ग्लोबल एवरेज से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, एक चीज़ है कि जो अभी हम काम कर रहे हैं, हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट का जो अर्थ का मीन टेम्परेचर है तो वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा राइज ना करे आने वाले फ्यूचर में। तो अगर हमें इसे इसी रेंज में रोकना है कि जो अर्थ का मीन टेम्परेचर आज की डेट में है तो वो 2050 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा इंक्रीज ना करे, टू हैव द बेस्ट चांस ऑफ अवॉइडिंग ए 2% राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर्स, द एवरेज ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट पर डे नीड्स टू ड्रॉप टू अंडर 2 टन्स बाय 2050। जो अभी ग्लोबल एवरेज है कार्बन फुटप्रिंट का वो है 4 टन। इस 4 टन को हमें 2 टन पर लाना होगा अगर हमें इसको अवॉइड करना है कि जो एक्सपेक्टेड है कि 2050 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाएगा, अर्थ का मेन टेम्परेचर। अगर उसे हमें उसको रोकना है तो उसके लिए हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को घटाना होगा। जो हम ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में योगदान दे रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको कम करने के लिए हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा। कितना कम करना होगा? अभी आज की डेट में हम ऑन एन एवरेज 4 टन कार्बन रिलीज कर रहे हैं। 4 टन कार्बन या उसके बराबर ग्रीन हाउस गैसेज, कुछ भी समझ लीजिए इसको। अगर मैं कार्बन कह रहा हूं तो मेरा मतलब ग्रीन हाउस गैसेज से भी है। 4 टन कार्बन या 4 टन कार्बन के बराबर ग्रीन हाउस गैसेज, सभी ग्रीन हाउस गैसेज। तो इसको हमें 4 टन से 2 टन पर लाना होगा। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या, ये lowering individual carbon footprints from 16 tons to tons does not happen overnight, ये एक दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत सारे एफर्ट करने होंगे, अपने लाइफ स्टाइल को हमें चेंज करना होगा। अब इसको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट किसी एक संस्था, ये संस्था का भी हो सकता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना ग्रीन हाउस गैसेज या कार्बन को रिलीज करती है एनवायरनमेंट में, तो उसको उस संस्था का कार्बन फुटप्रिंट बोलेंगे। या किसी प्रोडक्ट का भी हो सकता है, ये जैसे कोई टी शर्ट है, टी शर्ट बनाने में उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो भी उसका प्रोसेस है, उसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, तो उस प्रोसेस में जितना भी कार्बन या ग्रीन हाउस गैसेज एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है उसको उस प्रोडक्ट का, उस उत्पाद का कार्बन फुटप्रिंट बोलेंगे। तो ये किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, पर्सन का भी हो सकता है, किसी प्रोडक्ट का भी हो सकता है और या किसी संस्था का भी हो सकता है। कोई संस्था इन्वायरमेंट में कार्बन या ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में जितना योगदान दे रही है उसको उस संस्था का कार्बन फुटप्रिंट बोलेंगे। ठीक है, द्वारा किया जाने वाला कुल कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, आकलन ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के आधार पर। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट का जो नाम आया वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से आया, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट विमर्श से। तो यह इकोलॉजिकल फुटप्रिंट तो एक बड़ा टर्म हो गया, व्यापक टर्म हो गया, तो उसी का ये एक हिस्सा है कार्बन फुटप्रिंट।
इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में तो पूरी इकोलॉजी आ गई, इसमें हम केवल कार्बन या ग्रीन हाउस, ये कार्बन या कार्बन के इक्विवेलेंट टोटल ग्रीन हाउस गैसेस पर ही फोकस कर रहे हैं। तो ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का ही एक हिस्सा है। ठीक है, हम दिन, महीने या साल में जितनी CO2 पैदा करते हैं वह हमारा कार्बन फुटप्रिंट है। अगर दिन में कैलकुलेशन करेंगे तो एक दिन में जितनी CO2, अगर महीने में करेंगे एक महीने में जितनी CO2, या साल में करेंगे तो एक साल में जितनी CO2 हम पैदा करते हैं वही हमारा कार्बन फुटप्रिंट है। इसे कम से कम रखकर ही जलवायु परिवर्तन के प्रकोप से बचा जा सकता है। जो मैं आपको ऊपर बताया था कि इसको कम करना क्यों जरूरी है, अगर हमें जलवायु परिवर्तन के प्रकोप से बचना है। जलवायु परिवर्तन के क्या हानिकारक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेंगे उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो आएगा ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के ऊपर, एक वीडियो आएगा जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव के ऊपर। तब आपको समझ में आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कितने नकारात्मक प्रभाव, कितने निगेटिव इफेक्ट्स हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, या जलवायु परिवर्तन के कितने नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, और जिससे भविष्य में हमारा जीवन संकट में आ सकता है। इसलिए हमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करना आवश्यक है। अब ये देखिए, ये तो एक डायग्राम है, डायग्राम में इन्होंने बताया है थोड़ा सा कार्बन फुटप्रिंट ये फुट का साइन इसने इसलिए बना दिया कि वो फुट में फुटप्रिंट, फुट का यूज हुआ है ना, तो फुट माने पैर होता है, तो ये पैर का साइन बना दिया। इसको कम करने के लिए कैसे कम करेंगे, ट्रीज प्लांट करने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रीज क्या है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, तो एनवायरनमेंट से कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये एक तरह से कार्बन सिंक का काम करते हैं। तो हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, प्लांट्स ग्रो करिए। जिसके पास लैंड है या घर के अंदर खाली ज़मीन है तो उसमें 1-2 पेड़ जरूर लगाइए हर एक व्यक्ति। तो ट्रीज प्लांट करने हैं पहली चीज़। दूसरा, जैसे वाटर है, वाटर को हम वेस्ट कर देते हैं तो वाटर को रीयूज़ करना है। जैसे आपने देखा होगा घरों में जो RO होता है, RO से वाटर प्योरीफाई करने के लिए एक पाइप उसमें सिंक में छोड़ दिया जाता है और वो पानी बर्बाद होता रहता है, नाली में जाता रहता है, बर्बाद होता रहता है। तो उस पानी को हम रीयूज कर सकते हैं कपड़े धोने में। अगर हम वहीं पर एक बर्तन लगा दें तो उसको नाली में ना डालकर उस पाइप को, RO के पाइप को जिससे वेस्ट वाटर जाता है, तो एक बाल्टी में हम उसको सेव करते रहें तो वो पानी हम बर्तन धोने में या कपड़े धोने में या किसी और काम में यूज कर सकते हैं। तो वाटर को रीयूज करो, रिसाइकिल करो। जैसे इजराइल है, इजराइल में बेहद एडवांस टेक्नोलॉजीज है इस फील्ड में कि वो जो घरों में हम पानी इस्तेमाल करते हैं उसी पानी का वो कृषि में सिंचाई के रूप में यूज करते हैं। वहाँ इतना रिसाइकिल किया जाता है, वहाँ किसी भी पानी को नाली में नहीं फेंका जाता, पानी को यूज करने के बाद रिसाइकिल किया जाता है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में यूज किया जाता है। इजराइल बहुत आगे है पानी को रिसाइकिल करने में, ठीक है, या रिसाइकिल रीयूज करने में। मीट कम खाइए, मांस। मीट से क्या होता है कि मीट जैसे एक बकरा है, एक बकरे को मान लिया 20 लोग हैं, 20 लोग एक बकरे का मीट एक दिन में खा जाएंगे, या 30 लोग खा जाएंगे, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है एक बकरे में कितना मीट होता है और एक आदमी कितना खाता है। हम मान लेते हैं कि 30 लोग एक बकरे को एक दिन में खा जाएंगे। अब बकरा मान लिया 5 साल का है, तो वो 5 साल में कितने पेड़ पौधे पत्तियां खाता होगा, तब वो एक बकरा बनता है और वो एक दिन में उसका विनाश हो जाता है, एक दिन में उसको हम खा जाते हैं। तो हम एक तरह से इतने पेड़ पौधे, उसकी पत्तियां और इतनी चीज़ें खा गए एक दिन में। एक दिन में क्या, एक टाइम में खा जाएंगे 30 लोग 40 लोग, तो उससे भी इन्वायरमेंट का नुकसान होता है। तो वेजिटेरियन बनिए। ये है कि वेजिटेरियन, अगर हम वेजिटेरियन होंगे तो कम खाएंगे उसको, वनस्पति को, नॉन वेज के कंपैरिजन में। तो इसका ये लॉजिक है। तो ईट लेस मीट, मांस कम खाइए। नो प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज मत करो। जैसे हम बाजार में जाते हैं फल खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, तो हम प्लास्टिक की थैली का यूज करते हैं, तो उसका यूज मत करो। जो ऐसे थैले हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, कपड़े का थैला है, जूट का थैला है, तो उस टाइप का सामान यूज करिए। ड्राइव लेस, तो साइकिल चलाइए, साइकिल से कोई कार्बन रिलीज नहीं होता है। या फिर जहां हम पैदल जा सकते हैं, जैसे सपोज 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से कोई सामान लाना है तो हम मोटरसाइकिल से ना जाकर पैदल जाएं, तो उससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम कर सकते हैं।
टॉप ऑप्शंस फॉर रिड्यूसिंग योर कार्बन फुटप्रिंट, एवरेज रिडक्शन पर पर्सन पर ईयर इन टर्म्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। लिव कार फ्री, मतलब कार का यूज मत करो। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में मेट्रो का यूज कर सकते हैं, कार को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। या इलेक्ट्रिक कार ले लो, इलेक्ट्रिक कार से कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक कार का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में सोलर पावर्ड कार्स भी आ जाएगी, तो उसका यूज भी होने लगेगा। रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे फॉसिल फ्यूल्स का यूज मत करिए, ऐसी एनर्जी का यूज करिए जो रिन्यूएबल है, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से कार्बन या ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता है, तो हमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज अधिक करना है। इम्प्रूव्ड कुकिंग इक्विपमेंट, भाई कुकिंग में क्या है कि जैसे गांव में होते हैं कि जो गाय या भैंस गोबर देती है उसके उफले होते हैं, तो उस उफलों को जलाकर भी खाना बनाते हैं, लकड़ी को जलाकर भी खाना बनाते हैं, तो उससे भी कार्बन रिलीज होता है। तो अगर उसकी जगह पे हम कुकिंग के लिए फ्यूल, वैसा फ्यूल यूज करें जैसे LPG है, तो उससे कम कार्बन रिलीज होगा एनवायरनमेंट में। ऐसे ही कुकिंग के इक्विपमेंट है कि ऐसे इक्विपमेंट यूज करें कि जो जल्दी खाना पक जाए, तो जितना जल्दी खाना पकेगा उतना कम लकड़ी जलेगी या उतना कम गोबर के उपले जलेंगे, तो उपले कम जलेंगे तो कार्बन कम रिलीज होगा, एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस कम रिलीज होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, अपना पर्सनल व्हीकल मत यूज करिए। रिन्यूएबल बेस्ड हीटिंग, या अगर अपना व्हीकल भी यूज कर रहे हो, जैसे कार यूज तभी करो कि जब आप 4 लोग या 5 लोगों को कहीं जाना है। एक अकेला आदमी अगर कहीं जा रहा है तो वो अकेला आदमी उतना कार्बन उत्सर्जित कर रहा है, अगर 5 जा रहे हैं तो 5 कर रहे हैं, वो डिवाइड हो जाएगा 1/5 में। तो अगर आप अकेले जा रहे हो, आप अकेले का इतना योगदान है, तो अकेले कार यूज करने से बेहतर है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, आप ट्रेन से जाइए या बस से जाइए। तो ये कुछ स्टेप्स है जिनको हम यूज कर सकते हैं और कार्बन फुटप्रिंट को अपने घटा सकते हैं, ठीक है। ये वेज डाइट, तो इसमें आप एक क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, एक क्रोनोलॉजी मैं बताता हूँ इसमें आपको। ये यहाँ पे जगह है, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मैं लिखता हूँ, ग्रीन हाउस गैसेस लिखता हूँ, क्योंकि वो नहीं तो ये हो गई, ये हो गई ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन अगर बढ़ रहा है, जो मैं बताया कि कैसे कैसे बढ़ता है, तो इससे क्या होगा कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा इससे। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होगा कि जो अर्थ का मीन टेम्परेचर है, मीन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, वो इंक्रीज होगा, और इसके इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग आएगी, ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज। एग्जाम में आप ऐसे ही एरो मार्क बना के इसको दिखा भी सकते हैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में। तो ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो अर्थ का मीन टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज के जो निगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं तो उसको हम आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप की क्रोनोलॉजी होती है इनके बीच में। अब एक चीज़ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चलिए इतना ही रखते हैं। अब हम अगले वीडियो में बताएंगे क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या प्रोविजंस थे ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम ग्लोबल वार्मिंग के नेगेटिव इफेक्ट्स और क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इफेक्ट्स पर डिस्कस करेंगे, और एक वीडियो आएगी ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती है, किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, किसका इम्पैक्ट कम होता है। हाँ, मैं एक चीज़ बता रहा था, जैसे अर्थ का मीन टेम्परेचर होता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जैसे इन्वायरमेंट में जल वाष्प तो हमेशा रहेगी H2O, क्योंकि जो वाटर के सोर्सेज है जैसे रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, तो इन सब में जैसे समुद्र है, तो सूर्य की ऊर्जा से उसका वाष्पीकरण तो होता ही रहता है वाटर का, तो वाटर वेपर तो इन्वायरमेंट में हमेशा रहेगी। ऐसे ही
कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी हमेशा रहेगी, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से तो ये पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी हमेशा रहेगी। तो इन जो ये ग्रीन हाउस गैसेज है, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, तो इनकी वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसकी वजह से ये पृथ्वी का टेम्परेचर इतना मेंटेन रहता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पृथ्वी का मीन टेम्परेचर है। इसी की वजह से पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल है 17 डिग्री। इस क्योंकि क्या है कि जो दूसरे ग्रह है, जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, उन पर इन्वायरमेंट नहीं है। तो उन पर इन्वायरमेंट नहीं है तो वो रात के टाइम जब अंधेरा होता है और उनका जो सरफेस है, सरफेस जब ऊष्मा को रेडिएट करता है तो वो इतने ठंडे हो जाते हैं कि वहाँ पर जीवन संभव नहीं होता। तो अगर पृथ्वी पर भी पर्यावरण ना होता या ये गैसें ना होती, जैसे ये जलवाष्प है, CO2 है, तो ये ग्रीन हाउस गैसेज अगर पृथ्वी पर ना होती, मान के चलो, तो पृथ्वी जो रात के समय रेडिएट करती है इंफ्रारेड रेडिएशन, वो एब्जॉर्ब ना हो पाता एनवायरनमेंट में, और जो अर्थ के सरफेस का जो मीन टेम्परेचर है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, वो मेंटेन ना हो पाता, सारा इंफ्रारेड रेडिएशन अंतरिक्ष में पहुंच जाता, तो तब पृथ्वी का टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता और यहाँ लाइफ पॉसिबल ना होती, ठीक है, लाइफ पॉसिबल ना होती। तो एक तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल है, पर ये एक सीमित मात्रा में होना चाहिए। ये जैसे H2 है, CO2 है, कि एक सीमित मात्रा में हो ताकि पृथ्वी का मीन टेम्परेचर इतना ही बना रहे जो ये अभी है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इनकी मात्रा बढ़ेगी, H2O, CO2, N2O, CH4, जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, अगर उनकी मात्रा बढ़ेगी मानव जनित कारणों से, तो इनकी मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ये जो टेम्परेचर है अर्थ का मीन टेम्परेचर, ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, और इसके इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्रीन हाउस गैसेज जैसे CO2 है, जलवाष्प है, वो एक पर्टिकुलर मात्रा में तो हमारे लिए लाभदायक है, पर उस पर्टिकुलर मात्रा से अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होने लगेगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी और अर्थ का मीन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अर्थ का मीन टेम्परेचर बढ़ने से जलवायु में परिवर्तन होगा जो मानव जीवन के लिए हानिकारक होगा। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक सीमित मात्रा में, या ग्रीन हाउस गैसेज जो पर्यावरण में है सीमित मात्रा में, जिसकी वजह से अर्थ का मीन टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है, वो हमारे लिए लाभदायक है, ठीक है। चलिए अब ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को यहीं पर।